आज हम राजस्थान की आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए हर सभ्यता से संबंधित एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिससे आपको समझने में आसान होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब बाद में कीजिए, लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए। आपको लगे कि मैं आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता हूँ, तो आप लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्य सभ्यता के बारे में। आर्य सभ्यता, जिसको धूलकोट और ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है, जिसका नाम आर्य सभ्यता है। कालीबंगा के बाद में यह राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। तो फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पर आती है कालीबंगा और दूसरे नंबर पर आती है आर्य सभ्यता, जो महत्वपूर्ण सभ्यता है। अब बात करते हैं इस सभ्यता का उद्गम और इसका नामकरण कैसे हुआ। आर्य सभ्यता जो है वह उदयपुर जिले में स्थित है। इसे उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और इस सभ्यता की खोज का अगर श्रेय जाता है वह अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में ईस्वी में इसकी खोज की थी। कौन सी सभ्यता की? आर्य सभ्यता की 1953 में खोज की थी। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, 1953 में की थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से आयड़ नदी किनारे विकसित हुई है। आयड़ नदी को उदय सागर झील से निकलने के बाद में बेडस नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी किनारे विकसित हुई है ये सभ्यता? आयड़ नदी किनारे हुई है। और आयड़ नदी का दूसरा नाम है बेडस नदी, और बेडस नदी इसका नाम पड़ा है उदय सागर झील के बाहर निकलने के बाद में इसका नाम पड़ा है बेडस नदी। चूंकि आयड और बेडस है, वो नदी बनास नदी की सहायक नदी है। किसी नदी? ये आयड और बेडस नदी है, दोनों बनास नदी की सहायक है। और इसके कई अन्य स्थल बनास नदी किनारे भी मिले हैं। यानी जो आर्य सभ्यता है, इसके और भी जो स्थल हैं वो बनास नदी किनारे ही मिले हैं, इसलिए इसे बनास की सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यानी ईसा पूर्व से बात करें तो 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मानी जाती है। स्थानीय भाषा में, जो स्थानीय भाषा है यहाँ के लोग हैं, स्थानीय भाषा में इसे दूनकोट कहते हैं, यानी मिट्टी का टीला कहा जाता है। इसे मिट्टी का टीला कहते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि स्थानीय भाषा में इस सभ्यता को दूनकोट या मिट्टी का टीला कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं, अगाटपुर भी कहते हैं, रेत का टीला भी कहते हैं, मर्दभांडों की सभ्यता भी कहते हैं, और महासत्यों का टीला भी कहा जाते हैं। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसके बहुत सारे उपनाम हैं। ताम्रवती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ तांबे की प्रचुरता बहुत मिली है। तांबे के उपकरण हैं वो बहुत मिले हैं यहाँ से। इसे मर्दभांड भी मिले हैं क्योंकि ये मर्दभांड भी यहाँ से बहुत मात्रा में मिले हैं। और बाकी उपनाम है, अगाटपुर है, रेत का टीला है, और महाशक्तियों का टीला भी इसे कहा जाता है। इसकी खोज होने के बाद में इसका किया गया उत्खनन। उत्खनन के चरण के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि खोज के बाद में इसकी खुदाई की गई, और खुदाई का कार्य किया गया था। उत्खनन का कार्य मुख्य रूप से किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। तो ये नाम याद रखना है, रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्हें आर.सी. अग्रवाल भी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1956 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। यानी उसका उत्खनन किया था 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसके बाद में 1961 और 62 ईस्वी में एच.डी. साकलिया सम्मिलित हो गए थे, जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से पीसी चक्रवर्ती भी शामिल हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने भी खुदाई में सहायता की थी। तो किन किन्होंने इनमें उत्खनन किया था? एक तो रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 1956 में इसका उत्खनन किया, ये तो याद रखना ही रखना है उस एग्जाम की दृष्टि से। और साथ में 1961 और 62 में एच.डी. साकलिया, और साथ में पुरातत्व विभाग की ओर से पीसी चक्रवर्ती शामिल हुए थे। ये 3 नाम याद रखने हैं, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. साकलिया और पीसी चक्रवर्ती। आर्य सभ्यता, यहाँ 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने की जानकारी मिली है। यानी ये एक ऐसी सभ्यता है जो 8 बार बसी थी और 8 बार ही उजड़ गई थी। और इसके उत्खनन को 3 चरणों में, स्तरों में विभाजित भी किया गया है। तो ये भी याद रखना है कि 8 बार बसने और उजड़ने वाले जो प्रमाण हैं वो कौन सी सभ्यता के हैं? तो ये आर्य सभ्यता के प्रमाण हैं, 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के लिए। इसमें 3 स्तरों में, इसके 3 स्तर थे, उनको विभाजित किया गया है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। प्रथम स्तर की बात करें तो यहाँ से स्फटिक पत्थर का प्रयोग किया गया था, और यहाँ से पत्थरों के औजार भी मिले थे। प्रथम स्तर में स्फटिक पत्थर और पत्थर के औजार मिले। द्वितीय स्तर था, यहाँ से तांबे के औजार मिले और मर्दभांड मिले। ये याद रखना है कि द्वितीय स्तर में तांबे के औजार और मर्दभांड मिले, और तृतीय स्तर था, यहाँ से लोहे के औजार प्राप्त हैं। कौन कौन से स्तर में क्या क्या मिला है, ये तीनों बातें हमें याद रखनी है। इसी कारण इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं और लोहयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी दोनों नाम इसके हैं। यानी ताम्रयुगीन सभ्यता के अंतर्गत भी आती है और लोहयुगीन सभ्यता के अंतर्गत भी ये आहार सभ्यता आती है।
अब बात करते हैं कि आदिवासियों का जीवन चरित्र कैसा था, जीवन कैसा था इनका। आर्य सभ्यता थी वो कैसी थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी। इनके भवन निर्माण व परिवार कैसे थे? आदिवासी पक्की मिट्टी यानी धूप में सूखी ईंटों का मकान बनाते थे। जो धूप में सुखाई गई ईंटें थी, उन्हीं से ये मकान बनाते थे। मिट्टी से बने 6 चूल्हे मिले हैं, एक साथ मिले हैं वो भी। मिट्टी से 6 चूल्हे मिले हैं, वो एक साथ मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ संयुक्त परिवार निवास करते थे, रहते थे, संयुक्त रूप से परिवार रहते थे। यहाँ महिलाओं के प्रमाण भी अधिक मिले हैं, कुछ विद्वान इसे मात्र सत्तात्मक परिवार भी मानते हैं। अब इनका भोजन और भंडारण कैसा था? भोजन कौन-सा था? इनका भंडारण कैसे करते थे वो भोजन की? आदिवासी चावल उगाना यानी खेती करना और उसे पकाकर खाना जानते थे। यानी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आदिवासी चावल से परिचित थे या नहीं थे? तो आदिवासी चावल से परिचित थे, उसकी खेती करते थे और उसके पकाकर खाना जानते थे। यहाँ पे अनाज पीसने के लिए अनाज पीसने की चक्की भी मिली है। कौन-सी चक्की मिली है? अनाज पीसने की चक्की मिली है और अनाज के भंडारण के लिए, अनाज को भंडारण करने के लिए एक कच्ची मिट्टी से निर्मित बड़ा कमरा मिला है, जिसे स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखना कि जो कच्ची मिट्टी से निर्मित बड़े कमरे हैं, उनको क्या कहा जाता था? गोरे और कोठे कहा जाता था। यहाँ की कला, शिल्प और व्यापार कैसा था? यहाँ की कला, शिल्प और व्यापार कैसा था? आर्य सभ्यता अपनी शिल्प कला विशेष रूप से मिट्टी के बर्तनों और धातु उपयोग के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? मिट्टी के बर्तनों से और धातु के लिए उपयोग के लिए प्रसिद्ध थी आर्य सभ्यता। यानी मर्दभांड, यानी जिन्हें मिट्टी के बर्तन बोला जाता है, यहाँ उत्खनन में सर्वाधिक मात्रा में मर्दभांड यानी मिट्टी के मटके मिले हैं। बर्तन कैसे थे? लाल और काले रंग दोनों के थे। लाल और काले रंग के थे। मर्दभांडों की अधिकता के कारण से मर्दभांड की सभ्यता भी कहा जाता है। यानी मर्दभांड यहाँ पे सबसे ज्यादा मिला है। और बर्तन कैसे थे? लाल और काले रंग के थे। ताम्र उद्योग, और ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ तांबा गलाने और उपकरण बनाने ये कार्य होता था और तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। यानी यहाँ पे तांबा गलाने कार्य किया जाता था और तांबे से उपकरण भी बनाए जाते थे। इसीलिए यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुद्रा, इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा था या इनकी मुद्रा कैसी थी? आहड़वासी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। इसके प्रमाण के रूप में यहाँ दो चीजें मिली है। कौन कौन सी चीजें मिली है? आहड़वासी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे या नहीं करते थे, इसके लिए दो प्रमाण मिले हैं। एक तो मिले हैं बिना हत्थे के गिलास और पात्र। ऐसे जो पात्र का प्रयोग हुआ ईरान में भी होता था। इसका मतलब है यहाँ पे और ईरान के दोनों के संबंध थे, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। दूसरा है यूनानी ग्रीक मुद्राएं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनानी यूनानी ग्रीक मुद्राएं, यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं। इन मुद्राओं पर यूनान के देवता अपोलो का चित्र है। ये क्वेश्चन याद रख लेना। यहाँ से कितनी 6 यूनानी मुद्राएं मिली है और इन यूनानी जो मुद्राएं थी उन पे किसका चित्र मिला है? अपोलो का चित्र मिला है। इनका धर्म कैसा था? आड़ से मिट्टी का दीपक मिला है। क्या मिला है? यहाँ से मिट्टी का दीपक मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आदिवासी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो आज समझते हैं आदिवासियों की शवदान की प्रक्रिया क्या थी। शवदान कैसे करते थे? दफनाते थे। आर्य सभ्यता के शवों में आभूषण और कपड़ों सहित दफनाया जाता था। आर्य सभ्यता के जो लोग थे वो शवों को दफनाते थे और आभूषणों और कपड़ों से ही दफनाते थे। इनका सिर आमतौर पर उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। यानी सिर था वो उत्तर दिशा की तरफ और इसको दफनाते थे तो आभूषण और कपड़ों सहित ही दफना दिया जाता था। आर्य सभ्यता का विनाश हुआ तो वह प्राकृतिक आपदाओं के कारण माना जाता है। यानी आर्य सभ्यता अगर समाप्त हुई थी तो वो कैसे हुई थी? वह प्राकृतिक आपदा के कारण समाप्त हुई थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।